Assalamu alaikum everyone. So here we are going to continue the previous topic. Actually, this is another topic. We have merged the both topic. First one was the Wessex, the historical association of Wessex in the novel Return of the Native, and the second is the Hardy's plot construction. Okay. प्रीवियस टॉपिक जो हमने किया था बेसिक्स वाला उसमें आई होप थोड़ा सा बोरिंग आपको लगा होगा तो लेकिन वो आपको ऑब्वियसली अटेंड करना है लेक्चर भी और फिर पेपर भी पेपर में भी वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो आप आई होप के आपको समझ आ गया होगा ठीक है तो इसमें हम डिस्कस करेंगे प्लॉट कंस्ट्रक्शन पे ठीक है प्लॉट कंस्ट्रक्शन क्या होती है कि एक नॉवल का जो स्ट्रक्चर है नॉवलिस्ट ने कैसे लिखा है कि उसका जो उसको कंस्ट्रक्ट करने का जो उसका तरीका था कौन सा डिज़ाइन जैसे एक मकान बनाया जा रहा है कोई घर बनाया जा रहा है तो उसमें मटेरियल कौन सा यूज़ किया गया है सीक्वेंस कौन सा यूज़ किया गया है और किस टाइप का डिज़ाइन है कौन सा स्टाइल है कलर कौन सा है ठीक है तो ये सारी चीज़ें प्लॉट में होती हैं इसी तरह से नॉवल के अंदर देखा जाता है कि जो नॉवल का जो नॉवलिस्ट का स्टाइल ऑफ राइटिंग है उसमें उसने कौन सी क्वालिटीज़ को ऐड किया है कौन सा स्टाइल है क्लासिकल है ड्रामेटिक है ट्रेजिक है या उसके अंदर मॉरलिज्म पे है सोशल पे है किस किस चीज़ को और कंस्ट्रक्शन कैसे की गई है लाइक उसके कैरेक्टर्स क्लियरली पहले उनकी डिपिक्शन है या आपको करेक्टर्स पढ़ के पता चल जाता है कि ये कैसे हैं या फिर आपको सिचुएशन के साथ साथ पता चलता है तो ये जो है ना प्लॉट कंस्ट्रक्शन होती है कि एक जो नॉवल का की जो स्टोरी है उसको किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया किस तरह से आगे ले जाया गया ठीक है तो इसमें जो है ना आप इस पे बेसिकली यही चीज़ें प्लॉट कंस्ट्रक्शन में आप डिस्कस करेंगे ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है तो मोस्टली ये आया है जो प्रीवियस पेपर हैं ऑलमोस्ट 2006 में भी आया है और उसके बाद ऑनवर्ड बीच बीच में एक दो साल स्किप लेकिन रिसेंटली जो 2019 और 18 की बात करें तो उसमें ये क्वेश्चन नहीं आया लेकिन फिर भी ये इम्पोर्टेंट है और मैं वही आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो कि एक्चुअली में इम्पोर्टेंट हैं अदरवाइज़ जो है ना जो एक्स्ट्रा या लगता है कि मतलब इनको करने की ज़रूरत नहीं है वो मैं बिल्कुल भी आपके सिलेबस में जो है ना आपको ना ऐड करवाती हूँ और ना ही आपको खुद क्लास में या रिकॉर्डिंग लेक्चर्स में करवाती हूँ ठीक है तो इसलिए ये बहुत लिमिटेड टॉपिक है तो आपका भी काम है कि आप टाइम पे इन सबको प्रिपेयर करते जाओ अपना टाइम वेस्ट ना करो ठीक है सो कंटिन्यू करते हैं प्लॉट कंस्ट्रक्शन को प्लॉट कंस्ट्रक्शन जो हार्डी के है उसके नीचे कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हुए हैं मैंने ज़रूरी नहीं है इसमें भी हेडिंग ज़रूरी नहीं है आपकी अपनी मर्ज़ी है जिस तरह से आप चाहें इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं लेकिन बस आप थोड़ा सा इसको सीक्वेंस का और प्रॉपर स्टार्ट और एंड का ख्याल रखना है ठीक है तो हार्डीज प्लॉट्स हैव अ डेफिनेट स्ट्रक्चर डिज़ाइन प्लान एंड प्लान लाइक फील्डिंग की तरह इसका बहुत ही डेफिनेट यानी कि बहुत क्लियर कट और एक ख़ास किस्म का जो है अपना यूनिक सा स्टाइल है इसका डिज़ाइन प्लान और स्ट्रक्चर है नॉवल लिखने का फ्रेमवर्क इज़ टाइट एंड डेफिनेट टू यानी कि फ्रेमवर्क टाइट होने का मतलब यह है कि हर चीज़ जो है आपको क्लियर नहीं नज़र आती है मतलब हर एक चीज़ में सस्पेंस भी है कॉम्प्लिकेशंस हैं कंफ्यूजन है थोड़ी बहुत डाली गई है कैरेक्टर्स आपको डायरेक्टली नज़र नहीं आएंगे कि कौन सा कैरेक्टर कैसा है तो फ्रेमवर्क इज टाइट उसको बहुत ही तंग नज़र मतलब रखा गया है जल्दी जल्दी आपको उसकी समझ नहीं आती है इनडेफिनेट टू ठीक है और स्पेशल किस्म का है स्पेसिफिक तरीके से उसको लिखा गया है ड्रामेटिक इनक्वालिटी ड्रामेटिक है थोड़ा सा ड्रामा टाइप के जो क्वालिटीज़ हैं वो इसमें ऐड की गई हैं दिस प्लॉट्स हैव नथिंग एक्स्ट्रा एंड अननेसेसरी और इस इन सब के बावजूद उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा और अननेसेसरी आपको नज़र नहीं आएगा ठीक है हिज प्लॉट्स आर मच एक्साइटिंग ओवर ड्रामेटिक एंड जेन्युइन यानी कि इसके प्लॉट्स में आपको एक्साइटमेंट होगी आप उसके प्लॉट्स पढ़ते हुए ना उसकी स्टोरी जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको एक्साइटमेंट होती है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है व्हाट इज़
up to something, what is going to happen now on the other in the other chapter or in the other book. ठीक है, ओवर ड्रामेटिक एंड जेन्युइन यानी कि हर एक चीज़ जो है बहुत ही प्योरली और रियलिटी के टच के साथ जाना लिखी गई है। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन की बात करते हैं, तो आर्किटेक्चर हम कहते हैं ना कि एक मिस्त्री ने अगर कोई घर बनाया तो वो उसने बहुत ही आर्किटेक्चरल यानी कि एक प्रॉपर डिज़ाइन बनाते हुए उसको बनाया, उसको फॉलो किया है। ठीक है, तो एक जो नॉवल लिखने का तरीका है इसका कुछ आर्किटेक्चर वाला ही है, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन ही है हार्डी का। ठीक है। जिसके अंदर अभी हम देखेंगे कि उसने किस तरह से चीज़ों को जोड़ के लिखा है और किस तरह से उनकी कंस्ट्रक्शन की है। एन आर्किटेक्ट बाय हिज अर्ली ट्रेनिंग, जो एक आर्किटेक्ट है वो अपनी अर्ली ट्रेनिंग में क्या करता है, हार्डी गिव्स टू हिज नॉवेल्स एन आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। जो आर्किटेक्चर एक अपनी जो है ना ट्रेनिंग में करता है, वो हार्डी ने अपने नॉवेल्स के अंदर जो है ना वो वाला डिज़ाइन प्रेजेंट किया है। ठीक है, he is a super master on the construction side of his प्लॉट्स को कंस्ट्रक्शन करते हुए जो उसके मोस्टली नॉवेल्स में ये यही चीज़ नज़र आएगी, और बहुत मास्टरली इसने डिपिक्शन की हुई है हर एक चीज़ की, और बहुत ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। He builds it as mason or an architect builds a house. इसको ऐसे बिल्ड किया है अपने प्लॉट को नॉवल के अंदर जैसे कोई मिस्त्री बिल्ड करता है, और एन आर्किटेक्ट बिल्ड्स अ हाउस, जैसे कोई आर्किटेक्ट कोई घर बनाता हो। एज अ बिल्डिंग रेजेस ब्रिक बाय ब्रिक, जैसे कोई बिल्डिंग बनती है इनके साथ इन जुड़ के, इस तरह से। सो हार्डीज प्लॉट्स राइज सीन बाय सीन। ठीक है, हर सीन के अंदर एक डिफरेंट आपको सिचुएशन दिखाई जाती है, उसके अंदर डिफरेंट इवेंट्स या सिचुएशन डाली जाती है, और फिर अगला सीन होता है और फिर उसके उसके अंदर एक डिफरेंट सिचुएशन और इवेंट डाला जाता है। दे आर कंस्ट्रक्टेड इन सीन्स दैट आर द ब्रिक्स ऑफ हिज प्लॉट्स ऑफ विच फिलॉसफी इज सीमेंट। इनको ब्रिक्स के थ्रू जो है एक प्लॉट इसका कंस्ट्रक्ट किया गया है जिसमें फिलॉसफी एक सीमेंट की तरह है। ठीक है, जो इन सारी इंटो के दरमियान आने वाले जो वक्फा है, जो लाइनें उसको फिल अप करती है। ठीक है, तो फिलॉसफी सारी कमी को पूरा करती है। द सेटिंग ऑफ एवरी पार्ट इज कैलकुलेटेड। इस सेटिंग के जो हर एक पार्ट है वो कैलकुलेट करके तो क्या कहा जाता है, एवरी स्टोन हैज इट्स प्लेस। ठीक है, तो सेटिंग के अंदर हर एक जो कहते हैं ना कि पत्थर डाला गया उसकी एक अपनी जगह है। तो इस नॉवल के अंदर हर एक चीज़ जो हर एक कैरेक्टर या कोई भी थीम डाली गई है उसका एक अपनी एक प्लेस है। एंड एवरी बिट ऑफ mortar bears its part। ठीक है, द क्रिएटिव वर्क ऑफ हार्डी इज रूल्ड बाय अ डोमिनेंट कॉमन सेंस। जो उसने जिसका क्रिएटिव वर्क था उसमें बेसिकली कॉमन सेंस पे की बेस पे हर एक चीज़ को जो है ना वो लिखा गया है। द लॉजिक ऑफ इवेंट्स इज क्लियर। उसमें जितने भी लॉजिक्स ऐड किए हैं वो बहुत ही क्लियरली हैं। एंड नेवर मूव्स बाय पॉइंटेड सीक्वेंसेस, अपने सीक्वेंस से हट के जो है वो मूव नहीं करते हैं। तो ये हो गया आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। ठीक है, और इसके बाद आता है सस्पेंस एंड सरप्राइज। सस्पेंस और सरप्राइज में उसने हार्डी ने हम देख सकते हैं, जैसे आपने नॉवल पढ़ा पूरा तो इसमें आपको बहुत इजीली नज़र आता है कि कैरेक्टर जो है स्टार्ट में कुछ और होते हैं और बाद में हमें पता चलता है कि ये तो विलन है। स्टार्ट में बहुत सारे कैरेक्टर जो मासूम नज़र आते हैं, बाद में पता चलता है कि बहुत वायलेंट फैलाने वाले हैं इस तरह से। ठीक है, तो सस्पेंस और सरप्राइज इसमें होता है। सरप्राइज यानी कि आपको हैरत अंदाज हैरत अंगेज कोई अचानक चीज़ नज़र आती है। हार्डी हैज़ मैचलेस गिफ्ट ऑफ अ स्टोरी टेलर। उसका उसके जो स्टोरी टेलिंग का जो स्टाइल है उससे कोई भी जाना किसी का मुकाबला नहीं है। That of making his stories interesting. The interest of his stories is remarkably maintained from the beginning of the end to the end. स्टार्ट से लेके एंड तक उसने जो है ना ये बहुत हर एक चीज़ जो है ना वो एक इंटरेस्टिंग वे में लिखी है। Effective use is made of suspense and surprise, of hope and hopelessness, of chance and incident। यानी कि एक बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया इफेक्टिव यूज़, यानी कि हर एक चीज़ में आपको इसका प्रॉपर जो है ना वो नज़र आएगा, यूजेज नज़र आएगा। सस्पेंस भी है,
सरप्राइज भी है, होप भी है, होपलेसनेस भी है। जैसे आप इस नॉवल को आप एज अ पेसिमिस्ट, हार्डी एज अ पेसिमिज्म भी कह सकते हैं, लेकिन ऑप्टिमिस्ट भी आप कह सकते हैं, ठीक है। ऑफ चांस एंड इंसिडेंट, जिसमें फेट और चांस के जो इंसिडेंट्स हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आप जो है सस्पेंस और सरप्राइज में ये लाइन्स जो है ना आप लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। हिज डीमेरिट्स फॉलोइंग आर द डीमेरिट्स ऑफ हार्डेस्ट प्लॉट्स, यानी कि जो इसके डीमेरिट्स है ना अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स वो क्या है। जो क्रिटिक्स हैं उनका ये मानना है कि उनके अकॉर्डिंग ये इसके डीमेरिट्स हैं, जबकि वो इसने ऐसी क्वालिटीज़ खुद जिस तरह से नावल लिखा वो खुद ही उसमें कह लें कि नोट की गई हैं और कुछ उसने खुद ही ऐड किए हैं। तो ये उसका जो है वो कह लें कि बेसिकली उसके डीमेरिट्स नहीं, उसके मेरिट्स ही थे, क्वालिटीज़ ही थी। डीमेरिट्स होता है कि खामियाँ किसी की, तो जो है उसकी डीमेरिट्स कहा गया जिनको वो बेसिकली उसकी खूबियाँ हैं, जो उसकी वजह से उसके वर्क को एक मास्टरपीस कहा गया है, ठीक है। ओके, हिज प्लॉट्स आर ड्रामेटिक, सेंसेशनल एंड सुपरफिशियल, ठीक है। सुपरफिशियल जिसमें फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं, सेंसेशनल और मेलोड्रामेटिक मैंने आपको बताया था कि जिसमें एक मेलोडी यानी कि एक धुन के साथ, एक म्यूजिक के साथ जिस तरह से आगे एक रिदम में जो है प्लॉट कंस्ट्रक्ट होता है उस वे में। जे.डब्ल्यू. बीच पॉइंट्स आउट, ये क्रिटिक है, इसने इसका कहना है कि देयर इज टू मच ऑफ फिलिंग अप ऑफ स्टेज ट्रिक्स। फिलिंग अप यानी कि किसी का जो है ना बहुत पैक पड़ा ढेर लगाना, ठीक है। तो वो कहते हैं कि देयर इज टू मच ऑफ फिलिंग अप स्टेज ट्रिक्स। स्टेज की ट्रिक्स बहुत ज़्यादा जो है ना यूज़ की गई है। स्टेज ट्रिक्स यानी कि स्टेज पे परफॉर्म करते हुए जो ट्रिक्स यूज़ की जाती हैं, जो प्ले को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती हैं, तो उसका ये कहना है कि इसमें ट्रिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ की हैं। सीरीज ऑफ सर्कमस्टांसेस की बहुत ज़्यादा सीरीज जो है नज़र आती हैं, वायलेंट नज़र आता है और सरप्राइज नज़र आता है इसमें। सरप्राइज यानी कि हैरत अंगेज चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। ऑब्वियस यानी कि एग्जैक्ट, और चीज़ें जो कि दैट वाज थिंग दैट वर सपोज टू हैपन इन द नॉवल, ठीक है। ऑब्वियस इसको कहते हैं कि जिसका होना लिखा ही होता है, होना ही होता है एज रिएक्शन। एंड स्ट्राइकिंग अरेंजमेंट्स फॉर प्रोवाइडिंग एक्साइटमेंट, ठीक है। एक्साइटमेंट के लिए बहुत सारे ऐसे जो है ना वो एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं ताकि रीडर पढ़ के जो है एक्साइटेड भी हो और इंटरेस्ट भी ले। Chance, coincidences, surprises, accidents, overheard conversations, old people turning suddenly, etc. are the certain artificial devices, and this criticism of Hardy's plots is almost true. यानी कि इस पे ये हार्डी का क्रिटिसिज्म ही है इस पे, लेकिन ये उसके एक्चुअली उसकी जो है ना वो मेरिट्स हैं, उसकी उसके काम की ये सारी खूबियाँ हैं। चांस को उसने ऐड किया हुआ है, कोइंसिडेंसेस को ऐड किया गया है, सरप्राइजेज, ठीक है, एक्सीडेंट्स जो बाय चांस हर चीज़ें होती हैं, ओवरहेड कॉन्वर्सेशंस। ओवरहेड कॉन्वर्सेशंस में आ जाता है कैरेक्टर ऑफ डिगोरी वैन, जो हर चीज़ जो है सीक्रेटली कोई कर रहा हो, एस्टेशिया या वाइल्ड या जो भी, उनकी वो बातें जो है वो कॉन्वर्सेशन सुन लेता था, ठीक है। तो ये ओवरहेड कॉन्वर्सेशन में आएगा। ओल्ड पीपल टर्निंग सडनली, जो बूढ़े लोग हैं या पुराने लोग हैं वो फ़ौरन से जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर लेते हैं। तो ये जो टर्निंग पॉइंट है ये उनका है कि सडनली जो है ना वो सिचुएशन के लिहाज से अपने आप को बदल लेते हैं, अपने उनकी सोच को जो है ना अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को चेंज कर लेते हैं। certain artificial devices and this criticism of hard plots is almost true, और ये सारी चीज़ें almost true है क्योंकि ये चीज़ें आपने नॉवल के अंदर खुद देखी हैं, और आगे जब से जैसे आप इसको डीप स्टडी करोगे तो आप फर्दर और भी नोटिस करोगे। Hardy's plots turn too much upon chance, ठीक है। उसके प्लॉट्स जो है चांस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, एंड सो अपीयर फोर्स्ड एंड अननेचुरल, ठीक है। और इसलिए उन प्लॉट्स का वो क्रिटिक्स का कहना है कि अननेचुरल भी समटाइम्स नज़र आते हैं ये चीज़ें। चांस इन इवेंट्स ऑफ हिज स्टोरीज आर न्यूमरस। चांस न्यूमरस मतलब जो गिने जा सकते हैं, काउंटेबल इन नंबर्स, ठीक है।
तो चांस इवेंट्स ऑफ स्टोरीज, उसकी जितने भी स्टोरी और नॉवल्स हैं उसके अंदर जितने भी चांस वाले जो इवेंट्स हैं आप उसको इजीली काउंट कर सकते हैं कि वो नंबर्स में बहुत ज़्यादा हैं. However, it can be added to Hardy's credit that these elements keep up the interest of the story. सेकंड पॉइंट है द लव एलिमेंट इज ऑब्वियस. लव एलिमेंट इसमें बहुत ज़्यादा ऐड किया गया है. ठीक है, ये भी इसका डीमेरिट कहा गया है जो कि एक एक्चुअली मेरिट है. द प्लॉट्स आर वेरी solidly built around a love situation generally of a complicated nature. ठीक है, प्लॉट्स जो हैं बहुत अच्छे तरीके से और पुख्ता कहने ना स्ट्रॉन्ग वे में जो है वो कंस्ट्रक्ट किए गए हैं. लव सिचुएशन के अंदर ऐड किए गए हैं इवेंट्स और कॉम्प्लिकेटेड नेचर के साथ साथ जो है ना इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट भी बनाया गया है. थोड़ा सा उसको रीडर्स के लिए मुश्किल बनाया गया जिसको पढ़ के रीडर्स को इजीली समझ नहीं आती है. थोड़ा सा सस्पेंस और सरप्राइज ऐड किया जाता है. द मेयर ऑफ कैस्ट्रो बीच की एग्जांपल आ गई यहाँ पे. जो नॉवल है मॉडर्न नॉवल सीम्स टू बी द ओनली एक्सेप्शन. ठीक है, एक कहते हैं कि इसके अलावा बाकी सारे जो नॉवेल्स हैं उसके अंदर नजर आते हैं ये उसमें ऐड नहीं होता इस तरह के नॉवेल्स में ना जिसमें लव सिचुएशन और कॉम्प्लिकेट नेचर को प्रेजेंट किया हो. डफिन भी एक क्रिटिक है. इसका कहना है कि Hardy's plot take its rise from the fact of two or more men living one woman or two or more women loving one man. उसका कहना है कि हार्डी के जो प्लॉट है ना वो जब राइज होते हैं या बुरूज पे जाते हैं तो वो उसकी वजह ये होती है कि उसकी हकीकत ये है कि या तो दो टू और मोर मैन दो से ज़्यादा जो है वो आदमी जो है मेल्स हैं वो एक औरत के पीछे जा रहते हैं या पसंद करते रहते हैं. या फिर दो औरतें जो है या दो से ज़्यादा औरतें एक इंसान के पीछे जो है वो उसकी मोहब्बत में पागल हो जाते हैं. ठीक है, तो उसका ये कहना था. या फिर और फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वराइटीज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, या फिर दोनों वैराइटीज़ का यानी कि दो लड़के या दो लड़कियाँ या दो मेल्स दो फीमेल इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है इस तरह की वैरायटी में कॉम्प्लिकेशंस डाल दी जाती है. तो इस तरह के जो है उसका ये कहना है कि इस तरह की जो फैक्ट्स है ना वो डाल के तो इसका प्लॉट कंस्ट्रक्ट होता है नॉवेल्स के अंदर. द टिपिकल हार्डी प्लॉट इज अ लव स्टोरी एंड इट इज़ मार्क्ड सिंपल. एक सिंपल जो है ना लव स्टोरी की बेस पे इसका प्लॉट जो है वो कंस्ट्रक्ट होता है. इट कंसर्न्स इटसेल्फ विद द लाइव्स ऑफ अ फ्यू पर्सन्स अलोन. इट के बहुत सारी जो है क्या कहते हैं कि बहुत सारे लोगों की उनकी अपनी ज़िंदगी के साथ जो है ना वो पर्सनली कंसर्न शो किया गया है. ठीक है, हर इंसान अपने कैरेक्टर में कैसा है उस पे ये कंसर्न शो किया गया है. द एक्शन प्रोसीड्स इन अ फ्यू ग्रेट मूवमेंट्स एंड इन क्लीन डायरेक्ट लाइंस. ठीक है, जो एक्शंस हैं वो बहुत ही एक अच्छी मूवमेंट के साथ प्रॉपरली आके मूव ऑन होते हैं और बहुत ही क्लीन और डायरेक्ट लाइंस के थ्रू जो है ना इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है. ठीक है, पॉइंट नंबर 3 है Hardy's plot lack of variety. Hardy's plots lack of variety as has been shown above. They are all love tales. जितने भी उसके नॉवल्स हैं उसमें कहने की आपको वैरायटी कम नज़र आएगी. मतलब जिसमें जितने भी नॉवल्स उसमें ज़्यादा जो लव टेल्स हैं वो ज़्यादा बताए गए हैं. चाहे उसमें हीरो बहुत उसमें वो पिटी वाला बनाया गया हो. मतलब उसपे बहुत ही बेचारा और उसके साथ क्रूर बिहेवियर रखा गया हो नॉवल के अंदर या जिस तरह की भी कंडीशन हो लेकिन लव टेल्स लाजमी उसमें ऐड की हैं. ठीक है, तो जो डफन का क्रिट वो जो क्रिटिक डफन है उसकी पीछे जो लाइन्स हैं वो बिल्कुल ट्रू हैं कि जो मतलब या तो मेल्स हैं या दोनों का कॉम्बिनेशन है या फिर दो मेल्स हैं या एक मेल फीमेल है. इस तरह की जो है वो लव टेल्स ऐड करके इनके कॉम्बिनेशन के थ्रू प्लॉट को जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है. Hardy's plots are under influence of his philosophy. उसकी philosophy के under influence है. अगर उसकी philosophy ना हो love of philosophy of love और नेचर तो वो शायद उसका प्लॉट उस तरह से इंटरेस्टिंग ना हो. दे आर ऑल बेस्ड ऑन अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड हिज डेस्टिनी. उसमें बहुत ज़्यादा आपको मैन और उसकी डेस्टिनी उसकी फेट और चांस पे डिस्कशन नज़र आएगी. इन दिस कॉन्फ्लिक्ट मैन इज़ ऑलवेज ब्रोकन. इंसान का जो है हमेशा से उसका एक ब्रोकन वे में दिखाया गया है.
डिस्पाइट द हीरोइक स्ट्रगल, एक इंसान की जो हीरोइक स्ट्रगल है, हीरो के लिहाज से जो उसकी हीरो की हैसियत से एक इंसान की जो पावर्स होती हैं वो डेट ही माइट पुट अप, कि इसको वो फिक्स कर सकता है, खुद जो है उसको सर्वाइव कर जाता है। Thus, all the plots have sameness or sameness, a sort of family likeness, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है सेमनेस यानी कि एक जैसे ही हैं, लेकिन उसमें जो है ना एक जैसे में मतलब देखा जाए तो लव टेल्स हैं सब में। मैन और उसकी डेस्टिनी पे लिखा गया है, ज़िंदगी के ये जो फेट और चांस पे लिखा गया है, और फिर मोस्टली इसमें रेफरेंस ऑफ बाइसेक्स भी है। तो बेसिकली सब में जो है सेम चीज़ें हैं, ठीक है। दे आर रिपीटेटिव, यही चीज़ें रिपीट की गई हैं। द सेमनेस एंड lack of variety also results from the fact that the scene of action is always placed in Hardy's Wessex. The same physical features, the same hills, dales, heath, and the same rustics speaking the same dialect appear successfully in one novel after another. यानी कि जितने भी नॉवल हैं, एक को छोड़ के दूसरा, दूसरे को छोड़ के तीसरा, आपको यही सारे हिल्स, डेल्स, हेथ वगैरह और इसी तरह की चीज़ें जो हैं वो डायलेक्ट्स, रस्टिक्स, लोअर क्लास के जो लोग हैं उनके बारे में, और बेसिक्स का रेफरेंस मोस्टली जो है ना वो नज़र आएगा। तो प्लॉट कंस्ट्रक्शन में ये सारी चीज़ें भी आपने लिखनी है। तो ये किसकी कैटेगरी में आ रहा है? डीमेरिट्स में, ठीक है। अब आप डीमेरिट्स के चाहे ना भी लिखें, आप वैसे ही इसके प्लॉट कंस्ट्रक्शन में ये वाला हिस्सा ना भी ऐड करके वैसे ही इनको पॉइंट्स में ऐड कंटिन्यू करते जाएं तो भी ये ठीक रहेगा, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि डीमेरिट्स आप नहीं कह सकते हैं ना, डीमेरिट्स तो ये अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स है, तो इसको जो है ना मैं ये सजेस्ट करूँगी कि डीमेरिट्स और मेरिट्स की हेडिंग ना दें, हेडिंग दिए बगैर इनको जो है ना आगे आप लिखें या कंटिन्यू करें अपने पेपर के अंदर। अच्छा, आगे है द पेसिमिज्म ऑफ थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी का पेसिमिज्म क्या है, ये एक और भी मैंने आपको पास सेंड की थी, उसमें भी पेसिमिज्म के ही रिलेटेड है, वो भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, उसमें इसको भी दोबारा से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ब्रीफली देख लेते हैं, डिटेल आप उसमें भी मिल जाएगी, इसमें भी थोड़ा सा मैं कोशिश करती हूँ कि मज़ीद एक्सप्लेन कर सकूँ आप लोगों के लिए। Many critics have tried their best to prove and disprove too that Hardy is a pessimist through and through. यानी कि बहुत सारे क्रिटिक्स ने, बहुत सारे नॉवलिस्ट ने प्रूव की भी किया है, डिसअप्रूव भी किया है। कुछ ने कहा है ना कि ये पेसिमिस्टिक नॉवलिस्ट है, और किसी ने कहा है कि पेसिमिस्ट इसके मतलब पेसिमिज्म नज़र आता है लेकिन खुद ये पेसिमिस्ट नहीं है। तो इसका खुद ये कहना था कि मैं पेसिमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन हमें हालांकि नॉवल के अंदर ऐसा नज़र आता है। बट हार्डी हिमसेल्फ डिनाइड हिज दिस चार्ज इन हिज प्रीफेसेस, लेटर्स एंड डायरीज। ये नॉवल लिखने से पहले, प्रीफेसेस इसको कहते हैं कि नॉवल लिखने से पहले जो नॉवल के बारे में थोड़ा कुछ अपने व्यूज़ बताए जाते हैं, राइटर अपने व्यूज़ बताता है, तो वो जो है उसके वो सॉरी प्रीफेसेस होते हैं, लेटर्स होते हैं, डायरीज में समटाइम्स बता देते हैं। ही कॉल्ड हिमसेल्फ एन इवोल्यूशनरी मेलियोरिस्ट एंड अ रियलिस्ट। उसका कहना था कि मैं एक जो है ना इवोल्यूशनरी यानी कि एक जो है ना मॉरल वैल्यूज से रिलेटेड जो है ना, और रियलिटी से रिलेटेड एक इनकलाब लाने वाला जो नॉवलिस्ट होता है ना, उसकी हैसियत से मैंने काम किया है इसके अंदर। और जितने भी नॉवेल्स के अंदर अगर ऐसा का कुछ नज़र आता है तो वो पेसिमिज्म नहीं है, वो उसकी कोशिश है कि वो इन चीज़ों को निकाले, ख़त्म करे। Those who charge Hardy with being a pessimist do so on account of his gloomy view of life, ठीक है। उसकी ये उसकी पेसिमिज्म सिर्फ उसके नॉवेल्स के थ्रू नहीं, बल्कि उसकी अब जो पर्सनल लाइफ थी वो भी पेसिमिस्ट थी, तो उसके थ्रू भी वो उनका ये कहना है कि ये इसकी ग्लूमी लाइफ थी, यानी कि बहुत ही हार्श और रूड किस्म की ज़िंदगी थी जिसमें खुशियाँ कम थी। तो शायद इस वजह से भी इसको जो है वो उन्होंने पेसिमिज्म कहा है इसको, पेसिमिस्टिक। दे पॉइंट आउट दैट इन हार्डीज व्यू, उनका ये कहना था कि हार्डी के जो व्यूज़ हैं उसमें क्या है कि ऑल लाइफ इज सफरिंग,
उनका ये कहना है कि हार्डी के मुताबिक ज़िंदगी जो है सफ़रिंग का ही नाम है। Suffering is the universal law and happiness is but an occasional episode। कि उनका ये मानना है कि हार्डी ये सोचता है कि सफ़रिंग ज़िंदगी का हिस्सा है और सफ़रिंग जो है एक यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्सल लॉ मतलब ये ज़िंदगी का जो है एक कानून है जो कि चलता रहता है हमेशा से, कभी भी रुकता नहीं है। एंड हैप्पीनेस इज़ बट एन ओकेजनल एपिसोड। हैप्पीनेस भी है, सफ़रिंग भी है, एक यूनिवर्सल लॉज हैं, लेकिन जो सफ़रिंग है वो हर टाइम रहती है, जो हैप्पीनेस है वो इंसान की ज़िंदगी में एक एपिसोड की तरह आती है, कुछ टाइम रहती है, फिर चली जाती है, फिर आती है, फिर चली जाती है, ठीक है? इस तरह से इन ड्यूड द ऑब्सक्योर जो दूसरा नावल है हार्डी का, उसका रेफरेंस आ गया है यहाँ पे, ठीक है? अ चाइल्ड कॉल्ड फादर टाइम। एक बच्चे को फादर फादर टाइम जो है उसने कहा गया है, उसका नेम से पुकारा गया है। मर्डर्स हिज स्टेप ब्रदर्स, उसने अपने जो सौतेले भाइयों को मर्डर किया, एंड सिस्टर्स और बहनों को भी, एंड देन हैंग्स हिमसेल्फ, और अपने आप को लटका लेता है। इट डज़ सो, वो ऐसा क्यों करता है? बिकॉज़ ही फील्स दैट लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। उसका ये कहना है कि ज़िंदगी जो है, ज़िंदगी में ज़िंदगी गुज़ारने के लिए काफ़ी नहीं है। मतलब ज़िंदगी में ज़िंदा रहना जो है, ज़िंदगी इस काबिल नहीं है कि इसमें रहा जाए, ज़िंदा रहा जाए। एंड इट इज़ बेटर नॉट टू हैव बीन बोर्न एट ऑल, और यही बेहतर है कि आप इसमें पैदा ही ना हो, बिल्कुल। हार्डी हिमसेल्फ एड्स द कमेंट दैट, वो अब खुद कमेंट ऐड करता है कि फादर टाइम जो कहा गया उस बच्चे को, उसका वो क्या सिंबलाइज़ करता है? सिंबलाइज़ेज़ द कमिंग यूनिवर्सल विश नॉट टू लिव। यानी कि कमिंग यूनिवर्सल विश के आने वाला जो दौर है, आने वाले जो लोग हैं इन फ्यूचर, ठीक है? वो उन लोगों की विश क्या होगी कि वो ज़िंदा ना रहें, ठीक है? क्योंकि ज़िंदगी से, उनकी सफ़रिंग से दुनिया में रहते हुए लोग इतने तंग पड़ जाते हैं कि वो कहते हैं कि इससे बेहतर है कि इंसान मर जाए, ठीक है? तो ये उस वे में है। अच्छा, नेक्स्ट है हार्डी पेसिमिस्टिक अबाउट, हार्डी इज पेसिमिस्टिक अबाउट द क्रिएटिव creator. Hardy's critics point out he is pessimistic about the governance of the world. He rejected early in life the Christian belief in benevolent and omnipotent and anthropomorphic God and first cause। यानी कि एंथ्रोपोमॉर्फिक कहते हैं जो ह्यूमन क्वालिटीज़ होते हैं इंसान की, ठीक है? हर इंसान की जो एक इंसान होने की हैसियत से जो क्वालिटीज़ होती हैं, उनको कहते हैं। ओमनीपोटेंट जो है जिसकी कोई लिमिट ना हो, लिमिटलेस या अनलिमिटेड, ठीक है? तो हार्डी का, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसका बिलीव था शुरू-शुरू में, जब वो क्रिश्चियनिटी पे उसका बिलीव थोड़ा-सा अकीदा जो है उसका डगमगा गया, तो वो उसका ये कहना था कि जो है वो, मतलब वो इसके अगेंस्ट हो गया था, ठीक है? तो उसका ये जो है ना वो नॉवल लिखने का जो तरीका था, या अगर उसको पेसिमिस्ट कहा गया तो वो इसके इस बिलीव की वज़ह से कहा गया है, जिसमें वो यही ओमनीपोटेंट या लिमिटेड अनलिमिटेड चीज़ों के बारे में, एंथ्रोपोमॉर्फिक गॉड और फर्स्ट कॉज इनके बारे में बात करता है, यानी ह्यूमन क्वालिटीज़ के बारे में बात करता है कि जो है वो गॉड है, वो इंसान के, गॉड इज़ क्रूअल टुवर्ड्स ह्यूमन। तो अगर मतलब उसका ये सवाल था कि इंसान को पैदा क्यों किया गया, इस तरह से उसको सफरिंग्स में से गुजारना है वगैरह वगैरह। तो ये उसके जो है ना बिलीव्स की बेस पे उसको पेसिमिस्ट कहा गया। He rather thinks of him as one who takes delight in the suffering of us mortals। क्रिटिक्स का कहना है कि वो शायद जो है ना सफरिंग्स में ही अपने आप को जो है ना वो खुश महसूस करता है। इन टेस्ट वी आर टोल्ड जस्टिस वॉज डन एंड द प्रेजिडेंट ऑफ द इमोटल्स हैड एंडेड दिस सपोर्ट विद टेस्ट। यानी कि इसमें इंसाफ दिया गया, जस्टिस हैज वाज डन, इंसाफ दिया गया, एंड द प्रेजिडेंट ऑफ द इमोटल्स, जो फना ना होने वाली चीज़ें, उनका जो मालिक है या सदर जिसको कहते हैं, हैड एंडेड दिस वॉर विद टेस्ट। यानी कि जो कैरेक्टर है टेस का, उसमें टेस मेड थी, ठीक है? फीमेल है, तो उसके साथ, उसके कैरेक्टर के साथ इस तरह से इंसाफ किया गया और उसको एक इमॉर्टल कैरेक्टर के साथ जो है ना की तरह इसको जो है ना लिखा गया है, ठीक है? इसका एंड किया गया है। इन वन ऑफ हिज पोएम्स, उसकी बहुत सारी कुछ पोएम्स, उनमें से इस एक में, ही स्पीक्स ऑफ द क्रिएटर एज
God head dying downwards with eyes and head all gone, and elsewhere refers to it as some vast imbecility. बहुत सारे जो है ना इन लाइन्स को आप आई थिंक आपके ना जो अपना पेसिमिस्टिक का जो क्वेश्चन है बुक के अंदर करंट नोट्स मैं प्रेफर करूँगी कि ये वाला टॉपिक अगर वहाँ से ज़्यादा आप प्रिपेयर करें तो वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे ना आपको गॉड से रिलेटेड कुछ लाइन्स हैं जो कि अगर आप इसमें थोड़ी रद्द-बदल कर देते हो तो वो जो है ना वो एग्ज़ामिनर में भी इसको क्रॉस कर सकता है, ठीक है ये सच ही, लेकिन इसमें थोड़े-से जो है ना वो कॉम्प्लिकेशंस हैं, थोड़ी-सी लाइन्स मुश्किल हैं, आपके लिए समझना भी मुश्किल है। तो बेसिकली वो गॉड को जो है ना वो यहाँ पे चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है? Thus, in his view, the supreme power is blind, imbecile, and takes joy in killing and torturing his innocent creation. In this scheme of things, as supreme governing force, ये वही है सारा, ठीक है? इसमें मैं फर्दर रीड आउट नहीं करूँगी। हार्डीज़ पॉइंट ऑफ व्यू, हार्डी का पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है इसके आगे कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। Hardy strongly denied this charge many times. He pointed out that he was an artist and not a philosopher. उसने बहुत टाइम्स अपने आप को जो है ये एज अ पेसिमिस्ट इसके अगेंस्ट जाके बात किया है कि मैं पेसिमिस्ट नहीं हूँ, और पॉइंट आउट किया है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, एक फिलोसोफर नहीं हूँ. It would be wrong to read any considered belief of life in his mood dictated writings. Expressions like in text regarding the president of immortals were simply poetic fancies, merely poetic devices like the use of prose, which is commonly used in all imaginative literature. ये उसकी obviously आपने witches वगैरह का थोड़ा सा जिक्र है इसमें देखा है रिटर्न ऑफ द नेटिव के अंदर, तो इसका सिर्फ इतना सा रेफरेंस है, ये मैं ये भी प्रेफर नहीं करूँगी कि आप इसको भी ऐड कर लो, क्योंकि जितना आप लोग याद करें ना उसके लिहाज से मैं बार बार ये सजेस्ट करूँगी कि वो आपकी बुक वाला इससे ज़्यादा इजी है, तो वो आप वो वाला प्रेफर करें, तो इसको भी मैं फर्दर रीड आउट नहीं करूँगी. दिस वर मेरली impressions of the moment at not the considered view. They should not judge him. तो ये सारा वही है कि वो अगेंस्ट था अपने क्रिटिक्स के कि मुझ पे ये मतलब एग्री नहीं था, जो क्रिटिसिज्म किया गया है वो इससे एग्री नहीं था. Hardy, a realist, not a pessimist. इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं. The fact is that Hardy was a thorough realist, born and bred in a scientific age. He could not shut his eyes to the fact of suffering. ये suffering देख के अपनी जो है वो आंखें मतलब हटा नहीं सकता, बंद नहीं कर सकता. The brutal and the cruel struggle for survival impressed him. ये सारी सफरिंग्स एक्सपीरियंसेस और ये सारी दुनियावी जो चीज़ें हैं इसको बहुत इम्प्रेस करती थी कि इंसान का सर्वाइवल है, दुनिया में रहते हुए उसको सफ़र करना पड़ता है. He saw everywhere in nature the starvation, यानी कि भूख या किल्लत, हंगर, भूख, सिकनेस एंड डिजीज़, बहुत सारी बीमारियाँ और जो मुसीबतें हैं. दिस मेड हिम फील दैट द गॉड वाज नॉट इन हेवन एंड ऑल वाज रॉन्ग विद द वर्ल्ड. उसका ये कहना था कि जो है वो खुदा जो है वो जन्नत में नहीं है और जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है वो सारा गलत हो रहा है. He claimed that he was nearer the truth. He could not agree with the poets, poets like Wordsworth, who said that nature had a holy plan and that there was joy everywhere in nature. जो वो कहता है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है ये सारा कुछ गलत है, और वर्ड्सवर्थ की इस जो है ना फिलोसफी ऑफ नेचर इससे वो बिल्कुल भी एग्री नहीं करता. How could it be so when a number of children were born to shiftless parents like the Derbyfields to bring misery to themselves and to others? कहते हैं कि कैसे हो सकता है कि किसी को बच्चों को उनके जो है पेरेंट्स ऐसे पेरेंट्स के हाँ पैदा किया गया जो कि शिफ्टलेस पेरेंट्स यानी कि जो अपने बच्चों को खिला नहीं सकते, पिला नहीं सकते, उनको पाल नहीं सकते, तो इन मिज़रीज़ के साथ क्यों पैदा किया उनको? तो वो कहता है कि कोई गॉड तो ऐसा नहीं कर सकता. द वर्ल्ड वाज़ ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, देयर वर ऑलरेडी टू मैनी हंग्री माउथ्स टू बी फेड. बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे भूखे लोग हैं जिनको खाना खाने की ज़रूरत है.
Acutely aware of this fact, he felt with his own Jude that mutual victory was the law of nature. This is not pessimism but realism. The state of affairs cannot be mended by turning the face but confronting it boldly. इसका ये कहना था कि दुनिया में लोग सफ़र करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको जो भूखे सोते हैं उनको खाना खिलाने की ज़रूरत है, और ये जो है नेचर लॉ ऑफ नेचर है जिसको जो है जिसके अंदर लोगों को भूखा मारा जा रहा है और ये इस तरह से कहा जा रहा है। तो वो कह रहे हैं दिस इज़ नॉट पैसिमिज़्म, ये पैसिमिज़्म नहीं है बल्कि ये रियलिटी है जिसके अंदर लोग सफ़र कर रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, वो स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं जो दुनिया में जो है इंसान को बहुत क्या ना कि मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है? जिनको आप जो है ना चेहरा मोड़ के इग्नोर नहीं कर सकते। मेंटेड बाय टर्निंग द फेस, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि आप चेहरा मोड़ के तो इनको नज़रअंदाज कर सकें, ठीक है? तो ये जो है ना उसके व्यूज़ थे और इसी के लिहाज से वो ये प्लॉट कंस्ट्रक्शन के अंदर जो आप ये पेसिमिज्म का पॉइंट ऐड करेंगे उसके आप ये पॉइंट्स उसके अंदर आप लिख सकते हैं, ठीक है?